ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमने अभी तक देखने की कोशिश की थी अब तक के क्लासेस के अंदर, वो था कि ब्रिटिश अथॉरिटी यहाँ पे किस तरह से यूरोपियंस को सब्जुगेट करती है। साथों साथ अभी नंबर आ गया था इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का। तो यहाँ पे आपकी एक चीज खत्म होती है जिसे कहा जाता है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ से शुरू होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। बैकग्राउंड के अंदर ये चीज चलती रही थी, हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हो रहा था, साथों साथ यहाँ पे पीछे पॉलिटिकल कंसोलिडेशन भी, बहुत सारे एक्ट्स आए, और वही एक्ट्स की बदौलत सोशो कल्चरल पॉलिसीज आती, सामाजिक और आपकी पूरी सांस्कृतिक जो नीति होती है अंग्रेजों की, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन होता रहता है। ओके, उसी को ही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आपके नेक्स्ट वाले सेशंस के अंदर। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया किस तरह से वो हमने उसको जानने की कोशिश की है, लड़ाइयां की है और बहुत सारी संधियां की है। ओके, सो वॉर एंड ट्रीटीज एंड वॉर, दैट वाज द अल्टीमेट क्रक्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, दैट द सेटिंग ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। दिस वॉज मोर ऑफ अ मिलिट्री एक्शन। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से उसकी मिलिट्री को हेल्प करेगा। जैसे 1784 का हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट देखने की कोशिश करेंगे, 1770 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, हर एक को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये एक्ट क्यों आया। थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की तरफ जा रहा हूं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो इसके लिए हो जाता है क्योंकि राइट फ्रॉम 1773 टू 1857 यहाँ पे कंपनी का शासन, यहाँ पे कंपनी का शासन बोला जाता है, और यहाँ पे कंपनी किस तरह से यहाँ अच्छी अच्छी अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रही थी उसको जानने की कोशिश करते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सबसे पहले किस तरह से यहाँ पे एक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनता है 1858 तक। 1858 में आपको एक चीज पता होगी क्या हुआ था। 1857 में बैकग्राउंड में क्रांति हुई थी, 1857 का विद्रोह हुआ था, और उसके बाद पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चेंज किया गया। हम लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे कि 1857 में ही 1858 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ऐसा बोला गया कि क्राउन टेक्स ओवर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम दी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट अब कंपनी के हाथ से शासन ले लेगी। रियलिटी कुछ और, वो रियलिटी आपको ये रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट के अंदर देखने को मिलेगी कि किस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज होगी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। साथों साथ इसके ऊपर हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन 1858 के अंदर देखने को मिलता है, वो है कॉलोनियल पॉलिसी, सोशियो कल्चरल पॉलिसी, सामाजिक और सांस्कृतिक नीति और उसके इम्पैक्ट। हमने ये देखने की कोशिश की, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि 1829 के अंदर सती को अबॉलिश कर दिया जाता है, 1856 के अंदर विडो रीमैरिज एक्ट आ जाता है, उसके पीछे एक नीति होती है। What we guys generally do is we try to remember the acts and who was the gentleman who was responsible for that. We'll be seeing into a broader perspective कि what was the policy. Now policy is the main fundamental ideology. Act is just the implementation of that ideology. एक नीति थी और नीति के अंतर्गत बहुत सारे एक्ट आते, ठगी एक्ट, स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट, जेंटलमैन रिस्पॉन्सिबल, आपका अबॉलिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड एक्ट, all these acts were passed by the British authorities. But behind their act there was some kind of policy that is known as socio-cultural policy. सामाजिक और सांस्कृतिक नीति अंग्रेजों की कैसी थी। 1757 से लेके 1813 तक कुछ अलग थी, 1813 से लेके 1857 तक कुछ अलग ही देखने को मिलता है। वहां आइडियोलॉजिकल चेंजेस बहुत हो रहे थे इंग्लैंड के अंदर, उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। The language that I am speaking was a compulsory gift given by one gentleman, Lord Macaulay. जो भाषा का मैं उपयोग कर रहा हूँ वो मकौले ने ही हमको दिया था, वो भी कंपलसरी, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। उसका भी भूत घूमता रहता है। He is one such fellow who has not been acknowledged in history much, generally उतना ज्यादा जितना गवर्नर जनरल। He was the one who introduced modern education in India. He was the one who drafted IPC, CRPC, आपका जो कोडिफिकेशन हुआ। He was the one who chaired the civil service reforms in India. 1833 का जब चार्टर एक्ट होता है उसके बाद 1853 तक आते आते सिविल सर्विस कमीशन, लॉ कमीशन। He was the one who was responsible for different ideological changes in Indian society. वो आपको कैद करके रखा है मकौले ने, अच्छी तरह से कैद, ठीक है। अभी बीच में उसके लिए स्लैंग भी यूज होता था, ठीक है। मकौले की औलाद बोलते हैं बहुत सारे, जो अंग्रेज होता है
उसको उस तरह से स्लैंग बोले जाते हैं। विल ट्राई टू सी दैट पॉलिटिकल कंसोलिडेशन किस तरह से किया गया, उसका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। 1600 के अंदर कंपनी को चार्टर दिया जाता है रानी के द्वारा, बोले जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, यहाँ पे थोड़ा मजे करना था। 1764-65 में बक्सर की लड़ाई होती है, उसके बाद कंपनी की दीवानी राइट का पूरा एक तिकड़म चलता है और यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट हमने देखने की कोशिश की थी। वहां से पूरी की पूरी स्टोरी फिर से हम लोग रिवाइंड करके अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर जाएंगे। कंपनी लड़ाइयां करती थी, पर लड़ाइयों के पीछे ब्रिटिश पार्लियामेंट का हाथ था कि नहीं था वो भी जानने की कोशिश करेंगे। स्टोरी ऐसी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता ही होगा किस तरह से कंपनी काम करती है। आज आयरनी ऐसी है कि दिस ईस्ट इंडिया कंपनी इज ओन्ड बाय गुजराती सम मेहता गाय। यस, द कंपनी हु रूल्ड ओवर अस इज ओन्ड बाय गुजराती इंडियन। ठीक है, तो प्राउड टू बी इंडियन वाली थोड़ी आपके अंदर राष्ट्रवाद थोड़ा बहुत आ जाएगा। एज यूजुअल कंपनी है तो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे आज की कंपनी के अंदर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड उसके नीचे आते थे आज की कंपनी के अंदर जैसे आते हैं शेयर होल्डर्स। यहाँ पे उस टाइम के अंदर आते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। दिस वाज द पर्सन हु यूज्ड टू होल्ड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दिस ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे शेयर्स इनके पास हुआ करते थे, उसमें से मेरे पास ज्यादा शेयर हो गए तो मैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर चला गया। जैसे आज की नॉर्मल कंपनी में यही होता है ना, बहुत सारे शेयर हो गए तो फिर मुझे अपॉइंटमेंट हो जाती है बड़ी पोस्ट के अंदर कंपनी के अंदर ही, और ये सबसे अल्टीमेट अथॉरिटी थी जिसे कहा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस तरह से कंपनी का शासन चलता था, यहाँ से तिकड़म चलाता रहता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ सबका सब पूरा का पूरा मोनोपोली था, वही अपने हिसाब से कंपनी की किस तरह से पॉलिसीज बनानी है, किस तरह से नहीं बनानी, उसकी शुरुआत यही करता रहता था। हुआ ऐसा कि 1773 में आते आते एक एक्ट पास कर दिया गया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। हम लोग को जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये हो जाता है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट लाने के पीछे के कारण क्या थे, व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब आप देखिए कि 1757 में क्या हुआ था, प्लासी 64-65 के आसपास बक्सर। इंपॉर्टेंट यू सी दैट द लार्ज स्केल करप्शन वाज गोइंग ऑन अमंग द सर्वेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी की पॉलिसी ऐसी हुआ करती थी कि कंपनी यूज्ड टू पे वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैलरी टू इट्स एम्प्लॉयज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपने जितने भी उसके नौकरशाह लोग थे उनको तनख्वाह बहुत कम दिया करती थी कंपनी, बट कंपनी ने उनको बोला था कि आप प्राइवेट ट्रेडिंग के अंदर भाग ले सकते हो। यू कैन इंडल्ज इन प्राइवेट ट्रेडिंग बट यू कैन नॉट, यू विल नॉट गेट गुड अमाउंट एज सैलरी, आपको ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलेगी। अभी ये लोग क्या करेंगे, प्राइवेट ट्रेडिंग के नाम के ऊपर कंपनी को चूना लगाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। यू सी कि आई एम द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी मुझे 10 रुपए तनख्वाह दे रही है, मुझे पता है कि 10 रुपए मेरा कुछ नहीं होगा, पर कंपनी ने बोला है कि तू कंपनी का सामान बाहर प्राइवेटली बेच सकता है, थोड़ा बहुत कमीशन चढ़ा। मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा चूना लगा दूंगा कंपनी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग कंपनी के अंदर बहुत सारे करप्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी की खुद की पॉलिसी ऐसी थी कि जहां अपने ही अपने लोगों को वो अलाउ करती थी कि आप प्राइवेट ट्रेडिंग कर सकते हो, और आप यहाँ पे पूरा का पूरा कंपनी का जो भी अकाउंट्स है उसके ऊपर बहुत नुकसान हो रहा था। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेकिंग सिग्निफिकेंट लॉस एंड ऑफिशियल्स वर मेकिंग प्रॉफिट। अपना सपना मनी मनी, सब लोग पैसा बना रहे थे बट कंपनी खर्चा नहीं निकाल पा रही थी। 1757-1764 तक आते आते कंपनी वाज पेइंग समथिंग बैक टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो मौजा बोले वाह वाह अच्छा काम किया हमने, कंपनी को चार्टर दिया था 1600 में, अब कमा के दे रही है। विद इन अ स्पैन ऑफ 10 years यू विल सी कि कंपनी यहाँ पे घाटा कर रही थी। कंपनी के ऑफिशियल्स पैसे बना रहे थे, बोले यार ये तो समझ में नहीं आ रही, तो सफेद हाथी की तरह कंपनी हो गई है। द कंपनी इज मेकिंग लॉस, द ऑफिशियल्स आर अर्निंग इन मिलियंस एंड मिलियंस। ये रॉबर्ट क्लाइव जैसे जेंटलमैन बहुत कमा के गए थे ब्रिटेन के अंदर, तो लोग उसको जेलसी हो गई थी उसको, बोले हमको भी इंडिया जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बैकड्रॉप के अंदर 1772 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी 1 मिलियन पाउंड की लोन के लिए अप्लाई कर दी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बवाल मच जाता है कि ये कंपनी क्या कर रही है। साले कंपनी के एम्प्लॉयज अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन के इंडिया से वापस आते हैं, और यहाँ पे कंपनी के अकाउंट्स देख रहे हैं तो सब लॉस मार रहे हैं। तो एक अथॉरिटी के तौर पे पार्लियामेंट को लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई है एंड वी हैव टू टेक सम एक्शंस, वी हैव टू टेक सम एक्शंस। और इसके बैकड्रॉप के अंदर यहाँ पे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा नहीं चल रहा था।
अभी तक जो था वो कंपनी पूरा अपने हिसाब से कोड बोर्ड चलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अपना राज था। तो जो भी एडहॉक मैकेनिज्म होगा ना, वो एडहॉक मैकेनिज्म के थ्रू ही पूरा का पूरा डेवलपमेंट चला। एंड यू सी कि जब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया तो उसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारे रीजंस थे, और यही रीजंस के कारण पीछे इंग्लैंड के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। जनरली व्हाट वी गाइस सी इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन, कि इंडिया के अंदर क्या हुआ। बहुत सारी किताबों के अंदर यही लिखा गया कि ये हुआ, गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, क्या 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 चीज, सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की, फला फला फला। बट इंपॉर्टेंट फॉर अस इज टू अंडरस्टैंड कि इंग्लैंड के अंदर क्या चेंजेस हुए थे और वो चेंजेस का कारण क्या था। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द एक्ट्स। एक कारण था और उसी का इफेक्ट था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगर आप कारण याद रख दोगे तो आपको इफेक्ट कभी भूलने में नहीं आएगा। आपको हर एक चीज पता होगी 1770 में क्या हुआ था, पीछे तरह रीजन देखने की कोशिश करोगे। हाँ यार, लंदन के अंदर ये कुछ चीज होगी। पहला यहाँ पे मुद्दा होता है वो था रेजिंग ऑफ वोटर्स क्वालिफिकेशन। There was large scale public opinion against the company gathered momentum in England. You know, public opinion against the company gathered the movement in England क्योंकि वहां पे वोटर्स क्वालिफिकेशन को रेज किया। आज की तारीख में हमारे यहाँ पे क्या है, इसे कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 18 साल के उम्र के बाद वाला आदमी को, हर एक को वोट देने का अधिकार है। इट वॉज 21, फिर उसके बाद 88 के आसपास राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने 16th अमेंडमेंट के बाद उसको 18 साल कर। इंपॉर्टेंटली ब्रिटेन के अंदर ऐसी हालत थी कि ओनली फ्यू पीपल कुड वोट एट दैट टाइम। द पीपल हु यूज्ड टू पे टैक्सेस, द पीपल हु यूज्ड टू बिलोंग टू एरिस्टोक्रेट एंड नोबल फैमिलीज, द पीपल हु यूज्ड टू हैव सम डिग्रीज फ्रॉम द आईवी लीग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। बड़ी बड़ी संस्थानों से पढ़े हुए लोगों को ही आपको वोट देने का अधिकार। हुआ ऐसा कि ब्रिटेन में बहुत सारे परिवर्तन आए और वही परिवर्तन के कारण हमारे और आपके जैसे लोग, थोड़े बहुत एनलाइटन लोग जो थे, इन्होंने जब वोटिंग पावर का यूज किया, इन्होंने ब्रिटिश की पार्लियामेंट के ऊपर अफेक्ट। उन्होंने बोला कि कंपनी का हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी उटपटांग चीजें चल रही है, why you guys do not put some kind of pressure, why not make the company accountable, कंपनी को अकाउंटेबल बनाओ। और उसके पीछे के कारण थे वो थे लंदन के अंदर बहुत सारे मूलभूत परिवर्तन। यही एक परिवर्तन था जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश अथॉरिटी को बोला कि आप अभी कंपनी को जाके कुछ पकड़ो। क्यों? क्योंकि जैसे आपके वोटर्स क्वालिफिकेशन बढ़े, उसके बाद आप में से ही कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाएगा। वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरे दिन पार्लियामेंट के अंदर बवाल खड़ देगा कि बोले कंपनी क्या कर रही है। होता है कि नहीं होता है आज की तारीख में? Enlightened person would try to create an issue in parliament which would be in the interest of the masses. तो ब्रिटेन के अंदर भी यही हो रहा था 1770 के आसपास, जब यहाँ पे इतना सारा परिवर्तन आ रहा था। इसके बैकड्रॉप के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट भी एक्टिव होती है और पार्लियामेंट्री कमिटीज बना देती। अलग अलग कमिटीज की स्थापना की जाती है कि कंपनी की एक्टिविटीज को किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर पाए। हाउ कैन वी कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, उसको देखने की कोशिश की जाती है पार्लियामेंट्री कमिटीज के द्वारा। और लॉर्ड नॉर्थ जो उस टाइम के अंदर आपके लीडर होते हैं हाउस के, वो एक बिल लेके आते हैं जिसे कहा जाता है रेगुलेटिंग बिल। तो हम लोग बैकग्राउंड देखने की बात कर रहे थे, हिस्टोरिकल कॉजेज देखने की बात कर रहे थे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, उसके आने के पीछे के कारण थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इंग्लैंड के अंदर बहुत ही मूलभूत परिवर्तन होते हैं इसके कारण। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स was instructed to place all important documents coming from India before two British cabinets, Chancellor of Exchequer and Secretary of State for Political Affairs. अभी तक स्टोरी ऐसी चल रही थी कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी थी कंपनी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही सब कुछ डिसाइड करता था क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और इसके पास ही सब कुछ सर्वोच्च सत्ता इनके हाथ के अंदर थी। अभी ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोल दिया जाता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना बॉस, वो सब डॉक्यूमेंट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो अथॉरिटेटिव पोस्ट है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के इक्विवेलेंट है। एक तो थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर और दूसरे थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। तो आप देखिए कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर का काम क्या है। दिस पोस्ट वॉज इक्विवेलेंट टू रेवेन्यू सेक्रेटरी और द फाइनेंस मिनिस्ट्री। आपका जो वित्तीय विभाग होता है उसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा उसका ढांचा बनाने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि ये चांसलर ऑफ एक्सचेकर क्या करेगा, कंपनी के जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको स्क्रूटिनाइज करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। बोलेगा कि यार तुम पैसा कहां खर्च कर रहे हो दिखाओ,
तुम आए दिन लोन मांगते रहते हो, तुम्हारे एम्प्लॉयज तो बेचारे मौजा मौजा कर रहे हैं और आपका कंपनी घाटा कर रही है। द सेम थिंग हैपेंड विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। कंपनी को बोल दिया गया कि तुम्हारे जितने भी राजकीय रूप से इंपॉर्टेंट आपके जो भी बहुत ही काम के जो दस्तावेज है ना, वो इसके सामने रखने पड़ेंगे। अब किसके साथ संधि कर रहे हो, किसके साथ युद्ध कर रहे हो, किसके साथ कौन सा आपने राजकीय समझौता किया हो। इंपॉर्टेंटली दिस was an effort done by the British Parliament to control the activities of the company. इसका नाम ही है ना रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करना, उसको थोड़ा एक ढांचे में लाना, उसको कंट्रोल करना। सो इंपॉर्टेंट आप देखिए कि दो अथॉरिटीज बनाई गई ब्रिटेन के अंदर और उन दोनों को बोला गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपको ये सब दस्तावेज देता रहेगा। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, वही परिवर्तन का आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। दैट द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हम लोग आते हैं ये पॉइंट के ऊपर, किस तरह से इसके ऊपर भी पूरी बवाल खड़ी होती है। दिस गवर्नर जनरल वाज एक्ट और फंक्शन विद 4 काउंसिल्स मेंबर। अभी तक ऐसा था कि जो आपका गवर्नर हुआ करता था, दैट वाज द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। यहाँ पे डिफैक्टो हेड जो इंडिया के अंदर हुआ करता था वो था आपका गवर्नर। बट नाउ इसके साथ साथ गवर्नर प्लस G+4, ग्राउंड फ्लोर ना 4 माड़नी बिल्डिंग, तो G+4 का पूरा एक ढांचा खड़ा किया गया। और ये 4 मेंबर को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर खुद करेगा। कौन करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो यू सी कि एक साथ के ऊपर गवर्नर को थोड़ा पावर दिया जाता है और बोला जाता है कि आज के बाद तुम गवर्नर जनरल होगे, बट उसको एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया जा रहा। उसको एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया जा रहा। उसके साथ साथ बोल दिया जाता है ये 4 काउंसिल मेंबर के थ्रू तुमको राज करना, एंड डिसीजन शुड बी बाय मेजोरिटी। यू आर नॉट हैविंग काइंड ऑफ अ वीटो पावर। सो टू एस्टैब्लिश अ चेक एंड बैलेंस इनटू द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, होता है कि आपको सत्ता को पूरी अच्छी तरह से उसको उसका एक बैलेंस खड़ा करना पड़ता है। उसी के चक्कर में इन्होंने गवर्नर को पावर तो दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, बट साथों साथ बोला गया कि 4 काउंसिल मेंबर भी तुम्हारे साथ ऐड किए गए और इसके साथ आपका पूरा का पूरा शासन चलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये गवर्नर जनरल और ये वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, बहुत ही अल्टीमेट बॉडी हुआ करती। ये अल्टीमेट बॉडी 1947 तक चलती है। हिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो 44-45 के दौरान जब वेवल प्लान आता है, तो वेवल प्लान के अंदर लॉर्ड वाइसरॉय वेवल बोलते हैं कि आई विल ट्राई टू रिफाइन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय। बोले कैसे करोगे? आई अपॉइंट ऑल द मेंबर्स who will be from Indian community into the Viceroy's executive council except the governor general and the commander in chief। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर आज के बाद 44-45 की बात कर रहा हूं, उसके बाद जो भी उसके जो सभ्य होंगे वो सब सभ्य भारतीय होंगे, सिवाय की गवर्नर जनरल खुद और आपका सेनापति। दिस गवर्नर जनरल्स काउंसिल विच वॉज स्टार्टेड इन 1773, 1947 तक काम करता रहता है इनडायरेक्टली, वैसा ही था। सो द इम्पोर्टेंस, और इसके कारण ही लड़ाइयां होती है। लड़ाइयां मतलब कॉन्फ्लिक्ट होती है और पॉलिटिकल डिमांड आती है। नाम ही है इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। क्या है ये? काउंसिल और काउंसिल की लड़ाई के अंदर ही पूरा का पूरा चलता रहता था कि भाई हम लोग को रिप्रेजेंटेशन दो। जब इंडियन कम्युनिटी बहुत एनलाइटन हो जाएगी, यहाँ पॉलिटिकली हम लोग बहुत सक्रिय हो जाएंगे, तो हम लोग डिमांड करेंगे कि भाई हम लोग का थोड़ा बहुत ही प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और यही काउंसिल्स को रिफॉर्म किया जाता है कंटिन्यूअसली। इसके लिए उसका नाम दिया गया है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। टेक अ ब्रेक और समथिंग। seeing the regulating act of 1773 1773 રેગ્યુલેટિંગ ધારો આપણે જોવાની કોશિશ કરી। हम लोग अभी देख रहे थे कि यहाँ पे किस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। उसके पीछे इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए और भारत के अंदर क्या परिवर्तन हुआ उसको जानने की कोशिश की। ये गवर्नर जनरल को बोल दिया गया था कि आपको यहाँ पे 4 काउंसिल मेंबर हो गए, उनके साथ ही काम करना है, ना कि अपने आप। Later on, this Governor General of Bengal was given supervisory power with respect to other 2 councils in time of war and peace। अब आप देखिए कि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ने
जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ ना, उसमें एक रोल प्ले किया। जब सबसे पहला एंग्लो मराठा वॉर होता है तो उसमें एक सूरत की संधि की जाती है बॉम्बे काउंसिल और पेशवा के बीच में। अगर आप पहले क्लासेस को थोड़ा याद करने की कोशिश करोगे तो एक संधि हुई थी जिसे कहा जाता है सूरत की संधि या ट्रीटी ऑफ सूरत। एंड अंडर दिस ट्रीटी ऑफ सूरत, दिस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी और द बॉम्बे काउंसिल एंड द पेशवा हिमसेल्फ। अब स्टोरी यह चली कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया जिसने बोला कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, ये सुप्रीम बन जाता। ही बिकम्स द सुप्रीम अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू द अदर टू काउंसिल विच वर बेस्ड इन बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये बोलता है कि मेरे पास सुपरवाइजरी पावर है, आप कैसे संधि कर सकते हो। बॉम्बे काउंसिल को बोल दिया मराठास के साथ, और इसके कारण सूरत की संधि फेल जाती है। फिर वडगांव होती है, फिर पुरंदर होती है, उसके बाद फिर फाइनली आपकी सालबाई के अंदर। तो ये 3-4 ट्रीटीज चलती है, उसके पीछे भी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है। तो आप समझिए कि कल तक जो आदमी आपके साथ एक कक्षा में खड़ा हो और उसके बाद तुरंत ही उसको बोल दिया जाए कि आपसे सुप्रीम हो। तो ये बात थी कि 3 जना जोड़े भणता था, मैं तमने पॉलिटी भणाव्यो तो મને ઇકોનોમિક્સ ભણાવ્યો, મને આઈએસ મળી તમને ડાનિક્સ મળી, તો હું આગમૂટ કેડરમાં તમારો બોસ બની ના ને પછી તમે મારા જુનિયર હો, તમે મને ધોલ મારીને કહો કાલ સુધી પોલિટી મારફે શીખતો હતો ને પાછો so this thing happened कि the governor general of Bengal who used to function in an equal platform with the other 2 councils was made supervisory power। तो बाकी के 2 काउंसिल्स को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी और इसी के कारण यहाँ पे इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहा। साथों साथ कंपनी का जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, कंपनी यहाँ पे दीवानी कोर्ट चलाती थी, उनको दीवानी अधिकार मिले थे ना, तो यहाँ पे दीवानी अदालतें चलाए। मैं गवर्नर जनरल के अंदर आऊंगा तो आपको ये दीवानी कोर्ट्स और उसका सेटअप बताने की कोशिश करूंगा। बट यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट कर जाती है, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो दीवानी कोर्ट थे उसके अंदर क्या चल रहा था, अपना सपना मनी करप्शन चल रहा था, और करप्शन के कारण ये पूरा का पूरा मुद्दा चला। साथों साथ एक चीज हमने ये भी देखी थी कि कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज थे वो प्राइवेट ट्रेडिंग करते थे। तो ये प्रोहिबिट कर दिया जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कि दैट द कंपनी सर्वेंट वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब फ्रॉम दी नेटिव्स। क्यों? क्योंकि कंपनी के एक्सचेकर को लॉस हो रहा था। आप प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे थे, मैंने बताया ना कि मैं कंपनी का एम्प्लॉय, 10 रुपए की तनख्वाह मुझे मिलती है कंपनी के द्वारा। मैं क्या करूंगा कि कंपनी ये प्रोडक्ट को 5 रुपए में बेच रही है ना, मैं 3 रुपए में बेच लूंगा, मेरा कहाँ जाने वाला है? मैं तो कंपनी के गोडाउन से निकाल के प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो प्राइवेट ट्रेडिंग पूरा का पूरा चल रहा था, तो ये प्राइवेट ट्रेडिंग को ही बंद करा दिया। क्यों? क्योंकि इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। तो कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के पीछे ही उसका पीछे का कारण ही है। सो द चेंजेस इन इंग्लैंड, what was the reasons why it was introduced and how it affected India? We are seeing it in a cause and effect perspective and not just the effect। खाली हम लोग इफेक्ट नहीं देख रहे, हम लोग देख रहे हैं कि कारण क्या थे और कारण के पीछे आपका पूरा का पूरा जो चर्चा चलती है वो उसके आउटकम्स क्या। लेटर ऑन द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स was the first governor general of Bengal। फर्स्ट गवर्नर एट फोर्ट विलियम्स वॉज रॉबर्ट क्लाइव। ओके, तो आपका 1765 में तो बक्सर होता है, उसके बाद वो अपने आप को गवर्नर बोल देता है। ठीक है।